वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी विद्वज्जन मित्रगण, सुधी श्रोतागण, दर्शकगण, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की भांति आज भी मैं एक नया विषय लेकर आया हूं आपके समक्ष, और आशा है आज की वार्ता भी आपको अच्छी लगेगी और आपकी टिप्पणी भी हमें प्राप्त होगी। आपसे आग्रह है कि आप न केवल इस वार्ता को सुने, वरन अपनी टिप्पणी भी दें, जिससे हमें विषय के चयन में या अन्य कोई सुझाव हो वो भी हमें प्राप्त हो सके। आज का विषय इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि अभी संसार भर में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है, सबसे बड़ी घटना जो हो रही है, घट रही है, उसका नाम है ओलंपिक। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 1896 में आरंभ होता है ओलंपिक, और निरंतर 4 वर्षों के उपरांत ये होता है। इसे आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंच है, एक मंच जहां संसार भर के सभी देश, सभी देशों के खिलाड़ी लगभग 2 सप्ताह तक, एक पक्ष तक, एक पखवाड़े तक अपना उत्तम प्रदर्शन करते हैं, बल्कि कहें तो उत्तमोत्तम, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए खिलाड़ी का जीवन आप जानते हैं छोटा होता है। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि 18-20 वर्ष से खेलते खेलते वो 60 वर्ष तक खेलता है। खेलने की जो अधिकतम आयु होती है 18 से लेकर 19 से लेकर 28, 29, 30 तक, से अधिक होती नहीं है। तो किसी भी खिलाड़ी के जीवन में ओलंपिक सामान्यतया 2 बार से अधिक नहीं मिलता है। तो इसलिए हर खिलाड़ी अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहता है, और इस रूप में ओलंपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों का दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा, भारतवासियों का, कि लंबे समय तक हम ओलंपिक में मेडल जीत ही नहीं पाते थे, हमें कोई पदक नहीं मिलता था। तो बहुत सारे जो व्यंग्यकार हैं उनकी अनेक कहानियां हैं, कथाएं हैं कि हमारे देश के लोग जाते ही क्यों हैं, खिलाड़ी क्यों बाहर जाते हैं जब वो जीत नहीं पाते। तो इस तरह की अन्यान्य बातें होती रही हैं। लेकिन पिछले ओलंपिक से हमारी आशा काफ़ी बढ़ गई है, और हमें ऐसा लगता है, पिछली बार हम 7 लगभग मेडल लाए थे एक ओलंपिक से, और इस बार हर भारतवासी की आशा यही है कि हम दशक को पार करेंगे, मतलब 2 अंकों में प्रवेश करेंगे, दहाई में जाएंगे। तो इसलिए ओलंपिक महत्वपूर्ण है। अभी जो ओलंपिक हो रहा है वो हो रहा है पेरिस में। पेरिस के ओलंपिक पर वैसे तो अनेक प्रकार के ग्रहण लग गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रहण है वो इस्लामी ग्रहण कहा जा रहा है। पेरिस में गलियों में, सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें पुलिस द्वारा हटाया गया वहाँ से,
और उसके बाद देखा गया है कि कुछ न कुछ वहाँ विरोध उनका भी आरंभ हो गया। अर्जेंटीना की जो टीम है फुटबॉल की, उसके कोच को लूट लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला जो दर्शक के रूप में वहां पहुंची थी ओलंपिक देखने, उसका गैंग रेप किया गया। इस तरह की घटनाओं से पेरिस के ओलंपिक को बहुत आघात पहुंचा है। फिर भी ये तो छोटी घटना है। बड़ी घटना क्या है? बड़ी घटना यह है कि शुक्रवार को 26 तारीख को जब इसका आरंभ होना था, आरंभ होने से ठीक पहले पेरिस को फ्रांस के अनेक शहरों से जोड़ने वाली जो रैपिड ट्रेन है, उनके ट्रैक को कहिए कि नष्ट कर दिया गया। वहां पर जो तारें होती हैं, जोड़ने वाली बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनको जला दिया गया। और यह काम एक साथ किया गया है। उसकी 4-5 दिशाओं में जो फैली हुई वो ट्रेनें हैं आवागमन की सुविधा के लिए, लगभग वो एक साथ साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता है। और 5 या 6 जो ट्रेन लाइनें हैं, और आप ये समझ लीजिए 100-125 किलोमीटर से लेकर के 350 450 किलोमीटर का रेंज है। उद्देश्य इसका यह रहा होगा कि पेरिस को बाकी फ्रांस से काट दिया जाए। आवागमन की इस दुर्घटना से लाखों लोगों का जो आवाजाही वो प्रभावित हुई, और काफ़ी लंबा समय लगा उसको रिस्टोर करने में, पुनर्स्थापित करने में। इसके अतिरिक्त ऐसा देखा जा रहा है कि इजराइल की टीम वहां पहुंची हुई ओलंपिक खेलने के लिए। और आप जानते हैं कि इजराइल के जो मुखर विरोधी हैं, प्रखर विरोधी हैं, वो लगभग अधिकतर मुसलमान हैं। और जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों ने किया है, वैसे ही फिलिस्तीनी कहीं भी कुछ भी करने को, मतलब करने के लिए जीने मरने को तैयार रहते हैं। उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। उसी के साथ साथ आईसिस भी है। और इन संगठनों का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन सब के प्रति जो शक की सुई है फ्रांस सरकार की, वो उस तरफ घूम रही है। इसके साथ ही फ्रांस में उस देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं, और अब तो मुझे लगता है कि उसके जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति मैक्रो, वो या तो अपरिपक्व राजनेता हैं, या कहें कि वैचारिक रूप से कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ओलंपिक की तैयारी लगभग 8 वर्ष पूर्व हो जाती है, शुरू हो जाती है। अभी ये 24 चल रहा है, अगला 28 में होगा, उसके बाद 32 में होगा, उसके बाद 36 में होगा। 28 और 32 का निर्णय लगभग हो चुका है। हमारा देश भारत 2036
कि ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में करे, इसके प्रयास में लग गया, जो अभी से 12 वर्ष दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक कितना महत्वपूर्ण आयोजन होता है। मैक्रो राष्ट्रपति थे, उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उन्होंने सरकार जो अभी चलती, उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन मैक्रो ने अपनी ही सरकार को बर्खास्त कर दिया और चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव के बाद फ्रांस कहिए कि 2 हिस्सों में बट गया, ध्रुवीकरण हो गया फ्रांस का। एक ओर लेफ्ट अर्थात कम्युनिस्ट और दूसरी ओर दक्षिणपंथी। इन दोनों के बीच में कहीं आप समझ लीजिए ये मैक्रो। चुनाव के जो आरंभिक नतीजे थे उससे ऐसा लग रहा था कि दक्षिणपंथी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन वहां का चुनाव भारत के चुनाव की तरह नहीं है। वहां आपको 51% जीतना पड़ता है। तो मैक्रो और कम्युनिस्टों के बीच में एक प्रकार का ऐसा समझौता हुआ कि जहां जिसको लगा कि हमारा कैंडिडेट कमजोर हो रहा है, तो इन्होंने कैंडिडेट मैदान से हटा लिया। तो स्वाभाविक है इनका वोट उधर जुड़ेगा जाकर कम्युनिस्टों में। तो जो कम्युनिस्ट दौड़ में पहले पीछे थे वो सबसे आगे निकल गए, दक्षिणपंथी नीचे आ गए और मैक्रो को भी बहुमत नहीं मिला। कुल मिलाकर स्थिति क्या हो गई? संसद त्रिशंकु बन गई, 3 पैरों वाला। तीन पैरों वाला एक राजतंत्र, शासन तंत्र। उस दिन से चुनाव का जो परिणाम आया है उसका काफी समय गुजर गया, अभी तक कोई नई सरकार नहीं बनी है। वहां एक यह भी नियम है फ्रांस में कि यदि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, 1 वर्ष तक नया चुनाव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो पुरानी सरकार थी, जिसको हट जाना चाहिए था, उसको कार्यवाहक सरकार बना दिया गया है, अर्थात काम चलाओ जुगाड़ू सरकार। और इसी सरकार के तत्वावधान में ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। अब आप परिस्थिति को समझिए। देश का ध्रुवीकरण हो चुका है, देश में 2 हिस्से हो गए हैं, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। दोनों के बीच में सड़क पर कई बार संघर्ष हो चुका है, विरोध प्रतिरोध हो चुका है, सड़क पर दंगे हो चुके हैं। स्थिति अत्यंत कहिए कि नाजुक है। ऐसे में क्या मैक्रो को अपनी सरकार को बर्खास्त करके समय से पहले चुनाव कराना चाहिए था, जबकि ओलंपिक सर पर बैठा था? तो ये मैक्रो ने बहुत बड़ा खतरा उठाया है। और जब सरकार की साख गिर जाती है, विश्वसनीयता घटती है, समाज विभाजित होता है,
तो ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी लोग हैं, जिनमें मुसलमान सबसे आगे हैं और उनसे सर्वाधिक प्रभावित राज्य यूरोप भर में फ्रांस ही है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वह फ्रांस बुरी स्थिति में फंस गया और उसमें फंस गया है ओलंपिक। ओलंपिक में 200 देशों से बाहर के लोग आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया, किसी को लूट लेना, किसी का बलात्कार किया जाना, इस सबसे फ्रांस की जो छवि है वो तार तार हो रही है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस के पास समय नहीं बचा था। यदि समय होता तो फ्रांस संभलता, लेकिन संभलने का भी उसको समय नहीं मिला। अब फिर से एक बार हम आते हैं कि वे जो इस्लामिक तत्व है वो ऐसा क्यों करते हैं फ्रांस में। फ्रांस में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उस पार्टी का समर्थक वर्ग जो है, जितने लोग होंगे समर्थन करने वाले, उनमें मुसलमान बड़ी संख्या में। इसके क्या कारण हो सकते हैं ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कहिए कि बहुत गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि वो कम्युनिज्म जो किसी अल्लाह या ईसाई पैगंबर को नहीं मानता, उसके साथ इस्लाम कैसे उसका संपर्क हो सकता है। तो एक तो कारण ये होता है मुसलमानों के साथ कि वो देखते हैं कि क्या ये कम्युनिस्ट क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उसका प्रचंड विरोध कर रहे हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि चलो क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हैं ना, हमारा तो नहीं कर रहे। यह अकस्मात नहीं है कि आज के जो अरब देश हैं और इनके बड़े बड़े नेता हैं, इनके जैसे लोग जो 40 के दशक में थे, उनकी बड़ी छंती थी हिटलर से, क्योंकि वे मानते थे कि हिटलर जो है यहूदियों को काटता है और मुसलमान यहूदियों को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। तो हिटलर से उनका बड़ा अपनत्व था। कुछ इसी प्रकार की स्थिति है कि चूंकि फ्रांस के कम्युनिस्ट क्रिश्चियनिटी को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं या उसको नहीं मान रहे हैं, इस्लाम के लिए अच्छा है। दूसरा क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी जहां कहीं भी होती है, आप देखेंगे कि वो निठल्लेपन को बढ़ावा देती है। आप बैठे हुए रहें मगर आपको कुछ न कुछ चुग्गा मिलेगा, पैसा मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये जो मुसलमान बड़ी संख्या में है फ्रांस में, वो बाहर से आए हुए हैं, तो आप उसको शरणार्थी बना लेते हैं और उसको घर बैठे कुछ पैसा मिलता रहता है, उसका जीवन यापन चल जाता है। दक्षिण पंथ ऐसा नहीं मानता, वो कहेगा कि नहीं, तुम कमाओ और फिर खाओ। तो ये जो सरकार की ओर से कुछ देने की बात है, ये कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो इसमें भी उनकी संगत हो जाती है। इस पेरिस के ओलंपिक में मैं उस विषय में विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हल्के से छूने के लिए की आवश्यकता है कि वहां जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी का
जीसस का उपहास किया गया है, उसका व्यंग्य किया गया है, वो मैं मानता हूं कि अभूतपूर्व है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है जैसे ईसाइयत संसार में क्या मर चुकी है। क्या ईसाइयत के लिए कोई रीढ़ वाला व्यक्ति खड़ा नहीं है धरती पर? जीसस का जो लास्ट सफर का दृश्य है, जिसके बाद ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की बात की जाती है, उस दृश्य को व्यंग्य विद्रूप के रूप में दिखाया गया ओलंपिक की इनॉग्रल सेरेमनी, उसके उद्घाटन समारोह। पुरुष महिलाएं बन करके खड़े, और भी कई उसमें बात है जिसमें डिमोनाइज किया जा रहा है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि फ्रांस का समाज पूरी तरह विकृत हो चुका है। मनुष्य मनुष्य के बीच का कैसा व्यवहार होना चाहिए, परिवार रूपी संस्था का कितना महत्व है, व्यक्ति में नैतिकता, लज्जा, गरिमा, ये जो सारे शब्द हैं ये सब समाप्त हो चुके हैं। वैसे तो फ्रांस ने लगातार अपनी इस प्रवृत्ति का की झलक दिखाई है। 1789 में जो उपद्रव हुआ है फ्रांस में, जिसको क्रांति कहा जाता है, मेरी एक वार्ता है उस पर, जिसको आप सुनिए। मैंने दिखाया कि वो कोई क्रांति नहीं थी, वो तो गुंडों द्वारा किया गया उपद्रव था। उसमें कोई ऊंचा विचार नहीं था, एक दूसरे को खा जाने मार जाने की प्रवृत्ति थी, और स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया 1789 की उस क्रांति के बाद में। मताधिकार नहीं मिला महिलाओं को, स्त्रियों को। सब आके मिला 20वीं शताब्दी। तो फ्रांस का जो ये हाल है, और हमें तो इस बात का गर्व है कि हमारा चैनल ही धर्म मीमांसा है, तो फ्रांस में हम कह सकते हैं कि धर्म तत्व का घोर अभाव है। वहां के लोग धार्मिक नहीं है, अधर्मी है, विधर्मी है, राक्षस स्वरूप हो चुके हैं। इसीलिए जिस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, इस दृश्यों पर तो गहन अध्ययन होना चाहिए, गहरी विवेचना होनी चाहिए कि वो कौन सी विकृत मानसिकता है वहां के समाज की, जो ये चीजें परोस रही है संसार के सामने, और इससे संसार भला क्या सीखेगा। और इसको देखकर जो उपद्रवी मुसलमान हैं, जिहादी हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। वो समझते हैं कि फ्रांस के पास में अब अपना कुछ नहीं है, वह खोखला है। इसलिए मुसलमान सोचते हैं कि उनको इस्लाम फैलाने का अवसर मिल रहा है।
कभी ईसाइयों में क्रूसेड की क्षमता थी, और सच यह है कि क्रूसेड के बाद से लेकर यदि आप इतिहास देखें तो यूरोप के ईसाइयों ने लगातार मुसलमानों को पराजित किया है। पराजित ही नहीं किया बल्कि उनको नष्ट नष्ट कर दिया है। इतना बड़ा इस उस्मानी साम्राज्य, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। उसी से 20 राज्य निकले, देश बन गए। आज यमन से लेके सऊदी अरब, फिलिस्तीन तक सारे उस्मानी साम्राज्य से ही निकले हुए। सबको इन्हीं ईसाइयों ने तोड़ तोड़ के खंड खंड कर दिया। लेकिन आज वो क्षमता फ्रांस के समाज में नहीं दिखाई देती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हो रही हैं। इस्लाम वहां पर उपद्रव करने की स्थिति में आ रहा है और ईसाइयत समाप्त हो गई है। अब इस्लाम का संगठित विरोध कौन करेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा, जब फ्रांस के लोगों के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा उनके सामने, तब वह संभवतः जागेंगे और फिर इनसे निपटेंगे। अभी तो वर्तमान में मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की भी एक टीम गई हुई है वहां पे। 100 से अधिक लोग हमारे भारतीय वहां पहुंचे हुए। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और सुरक्षित भारत लौट के आ जाएं। वैसे ही सारे विश्व के जो देश गए हुए वे भी सुरक्षित वहां से वापस आ जाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं मानूंगा कि यही बहुत बड़ी सफलता है फ्रांस की, इस पेरिस ओलंपिक की। अन्यथा इस पर बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। उसके लिए रात दिन सजग सचेत रहना पड़ेगा फ्रांस को, तभी जाकर यह निरापद रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि हमारे इस चैनल को देखें और लाइक करें, टिप्पणी भी करें। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। इसका संभव हो तो प्रचार प्रसार करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपसे फिर किसी दूसरे विषय पर किसी दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ।